नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम हरिशंकर परसाई जी की बेईमानी की परत निबंध लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो हर निबंध की भांति हम हरिशंकर परसाई जी के सामान्य परिचय का सबसे पहले अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद बेईमानी की परत निबंध का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक निबंधों के लिए प्रख्यात है ना। हरिशंकर परसाई जी की जितनी रचना है, निबंध है, कहानी है, वे क्या है, व्यंग्यात्मक है। उनमें क्या है, वे एक सच्चाई पे कटाक्ष किए रहते हैं, एक सच्चाई पे को उजागर करते रहते हैं, व्यंग्य किए रहते हैं, चाहे वो समाज हो, है ना, कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार हो, उसमें क्या है, वो व्यंग्य किए रहते हैं। हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक निबंधों के लिए क्या है, प्रख्यात हैं। उनके निबंध मूलतः विचारात्मक है ना, विचार करने योग्य है। वे निबंधकार के तीव्र सामाजिक बोध की उपज है। लेखक समाजिक जीवन की कोई असह विकृति को पकड़ता है और वैचारिक आधार पर उसे परत दर परत उधेड़ता जाता है ना। वो क्या है, चाहे समाज का हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, वो सभी क्या है, जितने भी गलत चीज़ें हैं उस पर क्या है, वो उसके परत को खोलता जाता है। उसमें जितने भी गलत चीज़ें हैं उसे वे प्रस्तुत करते रहते हैं सब सामने में। परसाई जी का हर निबंध किसी न किसी गंभीर समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है ना, और आज क्या है, हमारा ध्यान आकर्षित करके हमें उस चीज़ों में सोचने के लिए प्रेरित करता है। वे समस्या के अतल तल में गोता लगाते हैं और कोई न कोई कठोर सत्य हमारी मुट्ठी में पकड़ा देते हैं। उनके आक्रामक व्यंग्य के पीछे सुधार की भावना छिपी रहती है ना, कि कौन सी चीज़ें गलत है, उसमें सुधार करना चाहिए। ये क्या है, उन्होंने ऐसे ऐसे निबंध कहानियों की सबकी रचना की हुई है। तो देखते हैं हरिशंकर परसाई जी के जन्म। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 में हुआ था, है ना। परसाई जी का जन्म कहाँ, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुए 22 अगस्त 1924 में हुआ था। किशोरावस्था में ही पिता की मृत्यु के कारण उन्हें कठोर संघर्षों का सामना पड़ा, है ना। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण क्या है, उन्हें बहुत से कठोर संघर्षों का सामना करना पड़ा। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। कौन से, नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए किया। साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। परसाई जी को अनेक सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें मुख्य है ना, क्या परसाई जी को बहुत से सम्मान प्राप्त हुए हैं। देखो, पद्मश्री, साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान एवं मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य में सम्मेलन की भवभूति अलंकरण। उन्होंने 1943 से 1957 तक अनेक शालाओं में शिक्षण कार्य किया, है ना। बहुत सी स्कूलों में क्या है, उन्होंने शिक्षक मतलब पढ़ाने का, शिक्षा देने का कार्य किया। और 1957 के बाद पूर्णतः स्वतंत्र लेखन कार्य करने लगे। अनेक वर्षों तक वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया, है ना। बहुत वर्षों तक उन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया। 10 अगस्त 1995 को उनका क्या है, देहावसान हो गया, है ना। 10 अगस्त 1995 क्या है, वो स्वर्ग सिधार गए। ये उनकी रचना की ओर नज़र डालते हैं। निबंध संग्रह देखते हैं। उनके निबंध कौन कौन से हैं। बेईमानी की परत, जिसका अध्ययन क्या है, हम अभी करने वाले हैं। भूत के पांव पीछे, हंसते हैं रोते हैं, पगडंडियों का जमाना, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, उनके दिन फिरे आज, है ना। बहुत से लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि परसाई जी के 2 निबंधों के नाम लिखिए। तो उनके रचनाओं का हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। उपन्यास देखते हैं। तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी। कबीर की तरह परसाई जी ने भी सत्ता और समाज की कमजोरियों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। उन्होंने अपने निबंधों में विचार तत्व की सत्ता को स्वयं स्वीकार किया। पाखंड का अध्यात्म शीर्षक निबंध संकलन की भूमिका कैफियत में उन्हें लिखा है। तत्कालिक संदर्भ में उठे ये निबंध
अपने पूर्ण रूप में साहित्य, राजनीति, धर्म, संस्कृति, परंपरा, दर्शन आदि की विसंगतियों पर तार्किक तथा वैज्ञानिक टिप्पणियाँ हैं। परसाई जी अनुभवगत सच्चाई को बिना लाग लपेट प्रस्तुत करते हैं, है ना। वैचारिक प्रखरता के साथ उनके निबंध लालित्य को अपना सहचर बनाकर चलते हैं। विचार, लालित्य एवं व्यंग का सचमुच उनके निबंधों में चुंबकीय आकर्षण प्रदान करता है। प्रखर व्यंग्यात्मकता तो उनके निबंधों की आत्मा ही है। परसाई जी के निबंधों की सफलता का सबसे बड़ा कारण सहजता है। कृत्रिमता, बेझिलता और जटिलता से पूर्णतः मुक्त हैं। प्रेमचंद के बाद इतना सरल लेखन उन्होंने ही किया है। संभवतः प्रेमचंद के बाद ही वे एक उदाहरण है जिनका साहित्य गाँवों, कस्बों, छोटी बड़ी जगहों में एक बहुसंख्यक पाठक समुदाय ने पढ़ा। उनके गद्य हमारी दैनंदिन बातचीत का गद्य है। बहुत आत्मीय और खुला मुहारे, कहावतें और व्यंग्योक्तियों में भरा पूरा, छोटे छोटे वाक्यों में बहता, हंसता खिलखिलाता, खग और ईमानदार परसाई जी की भाषा में गजब की आकर्षण शक्ति है ना, क्या है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। तो बेईमानी की परत निबंध के बारे में हम देखते हैं। परसाई जी का अत्यंत सशक्त व्यंग निबंध है ना। इसमें उन्होंने देश में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार पर तीखा कटाक्ष किया है ना। देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर वो क्या है, तीखा कटाक्ष किए हैं। आज कई नागरिक थोड़ा भी मोटा होता है तो शंका होने लगती है कि यह मोटाई भ्रष्टाचार की मलाई का परिणाम है। देश में इतनी गरीबी और बेरोजगारी है कि आम आदमी के शरीर पर चर्बी चढ़ने की कोई अवसर नहीं है। वह बेचारा रोजी रोटी के संघर्ष में कभी मुटाने नहीं पाता है ना। जो डेली रोजी मजारी कर रहे हैं वो क्या है, वो मोटा होगा आदमी नहीं, क्योंकि वो है ना रात दिन मेहनत करता है। जो बड़े अफसर होते हैं वही तो मोटाई करेंगे ना, क्योंकि भ्रष्टाचार लेके धन कमाते हैं। तो उन्हें ही बेईमानी की परत में परसाई जी उजागर किए हुए हैं। नेता, अफसर, व्यापारी वर्ग ही बेईमानी की कमाई में निरंतर स्थूल देह वाले होते जाते हैं। निबंधकार के लोकतंत्र में लोग आम आदमी की भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता के कारण जो दुर्दशा हो रही है उस पर गहन चिंता क्या है परसाई जी ने व्यक्त किए हैं। तो सामान्य परिचय देखने के बाद हम देखते हैं बेईमानी की परत। कपड़ा पहनते पहनते छोटा हो जाता है, यह मैं भूल चुका था। कई सालों में ऐसी घटना ही नहीं घटी थी। मैं उनमें से नहीं रहा जो इस साल पैंट सिलवाते और अगले ही साल उसे पत्नी की पुरानी साड़ी के किनारे से बांधने लगते हैं। उच्च वर्गीय और मध्य वर्गीय में यही अंतर है। उच्च वर्गीय का पैंट जब छोटा होता है तब वो उसे आगे के लिए छोड़ देते हैं, पर मध्य वर्गीय का कुछ आगे के लिए नहीं होता, इसलिए स्त्री की फटी साड़ी के किनारे खोजने लगते हैं। ठंड शुरू होने पर मैंने गरम शेरवानी निकाल कर पहनी तो देखा कि बटनें नहीं लगती, है ना। जब उन्होंने ठंड शुरू हुआ तो शेरवानी निकाल कर देखा पहनने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उसकी बटन नहीं लग रही है। पिताजी जब मेरे कपड़े सिलाने देते थे तो दर्जी से कह देते थे ज़रा बढ़ते शरीर का बनाना, है ना, मतलब आगे भी काम आए, ऐसे बड़ा सिलाई कर देना। जब से अपने कपड़े बनवाने का जिम्मा खुद लिया है, हर बार दर्जी से कहना चाहता हूँ कि ज़रा घटता शरीर का बनाना। शरीर जब तक दूसरों पर लदा है तब तक मुटाता है ना। जब मैं पिताजी, इनके यहाँ पे कहने का आशा है कि जब मैं पिताजी के भरोसे था तब क्या है ना, मुटा रहा था, लेकिन जब मैं खुद के समय कमाने लगा हूँ तो क्या है, मैं और भी छोटा कमीज़ बनवा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं अब मुटा ही नहीं रहा हूँ। जब दूसरे पर लदा रहता है ना इंसान तभी मुटाता है ना। जब अपने ही ऊपर चढ़ जाता है तब दुबलाने लगता है। जब सारी जिम्मेदारी खुद के ऊपर आ जाती है तो
दुबलाने लगता है। जिन्हें मोटे रहना है वे दूसरे पर लदर रहने की सुविधा कर लेते हैं। नेता जनता पर लदता है ना, नेता जनता पर लदे रहते हैं, साधु भक्तों पर, आचार्य महत्वाकांक्षी छात्रों पर, बड़ा साहब जूनियर पर, है ना। मुझे ऐसा कोई आसन नहीं मिला, है ना, उन क्या बोलते हैं, मुझे कोई ऐसा जरिया नहीं मिला जिसमें मैं लदूँ भ्रष्टाचार करके मैं उसे पैसे कमाऊँ तो मैं मोटाऊँ, है ना। फिर भी कुछ मोटा हो जाने की इच्छा मरी नहीं, फिर भी मेरी जो इच्छा है अभी मरी नहीं कि मैं अभी मोटा होना चाहता हूँ। जब भी सफ़र करता रेलवे प्लेटफॉर्म पर वज़न तोलने की मशीन में 10 पैसे डालकर वज़न का टिकट निकलता, टिकट के दूसरी तरफ भाग्य फल लिखा है, जो अक्सर 10 पैसे के बदले में की गई चापलूसी होता है। इस देश की मशीनें भी चापलूसी करना सीख गई है। सिर्फ 10 पैसे में कुछ ऐसी बातें कहती हैं, है ना। क्या बात कहती हैं, देखिए आगे सुन देखते हैं। आपके विचार बहुत ऊंचे हैं, आप उनसे अनुसार कार्य करेंगे तो सफल होंगे। मैं कहता हूँ सिस्टर, कभी तो सच बोला करो, यह कोई तुम्हारे स्टैंडर्ड है कि सिर्फ 10 पैसे में। मशीनों की राय पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता, विशेषकर उन पर जो आदमी को तौलने के लिए जगह जगह रखी हुई है। इनके मुंह में 10 पैसे डाल दो तो तारीफ का एक वाक्य बोल देती हैं। इसलिए मैं किसी इनाम के लिए कभी किताब नहीं भेजता, और समीक्षकों के घरों में पुत्र जन्म होते रहते हैं, पर मैं बधाई कार्ड नहीं लिख पाता। नतीजा यह है कि वज़न बढ़ता भी है तो किस मशीन की टिकट पर रिकॉर्ड नहीं होता। जमाने में वज़न से ज़्यादा उसके रिकॉर्ड का महत्व है, इसलिए चतुर लोग दूसरी की गोद में बैठकर अपने को तुलवा लेते हैं और बड़े वज़न का टिकट जेब में रखे रहते हैं। इस बार ज़रूर वज़न बढ़ा है, अब मशीन की धांधली नहीं चलेगी। मोटाई के एहसास से शरीर में ऐसी सनसनी पैदा की जी हुआ फैलकर शेरवानी को तार कर दूंगा और ठंड उघाड़े बदन गुजार दूं। फिर मैं झेपा भी, वज़न बढ़ना तो लड़कपन की हरकत है। कोई प्रौढ़ आदमी भी इस ज़माने में क्यों मोटा होगा, है ना। लोग क्या सोचेंगे। अनाज की दुकान के सामने थैला हाथ में लिए कतार में खड़ा आदमी सूख रहा है, जब तक उसका नंबर आता है दाम बढ़ जाते हैं और घर में लाए पैसे कम पड़ जाते हैं। साधारण आदमी की जहाज़ों के टाइम टेबल याद रखने लगा है। अमेरिका में जहाज़ आएगा तो उससे हमारे लिए गेहूं होगा, जापान में आएगा तो चावल होगा। अमेरिका में जहाज़ी कर्मचारियों की हड़ताल से भारतीय जन चिंतित हो जाता है। भूखमरी से हमें अंतर्राष्ट्रीय चेतना आ गई है। अगर अकाल पड़ जाए तो हर भारतीय अपने को विश्व मानव समझने लगेगा। यह वक्त भी कहीं मोटे होने का है। मैं शर्म से कमरे में छिपा बैठा रहा, जैसे कुमारी गर्भ को छिपाती है। मेरे देशवासियों, मुझ बेशर्म को माफ़ करना। भारत माता क्षमा करना, तेरा यह कपूत मोटा हो गया है। मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक झूठा आंकड़ा हूँ जो तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। सूत्रमनियम, माफ़ करना यार, तुम्हारी खाद्य व्यवस्था के बावजूद मैं मोटा हो गया हूँ। टीटी भाई, तुम भी मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हारी अर्थनीति का अपमान किया है। कन्हैया लाल मुंशी, अजित प्रसाद जैन, साधुआ पाटिल, मेरे पिछड़े खाद्य मंत्री हो, तुम्हारे सामने मैं शर्मिंदा हूँ। चिंतामन देशमुख और मोरारी जी भाई, मेरे भूतपूर्व अर्थ मंत्री हो, मैं तुम्हारे मुंह दिखाने को काबिल नहीं रहा। मैं पिछले 15 वर्षों की उलझी अर्थनीति और खाद्य नीति के प्रति अपराधी हो, है ना। सभी पे देखो कटाक्ष व्यंग्य कर रहे हैं, क्योंकि सब भ्रष्टाचारी हैं, पैसे ले लेके मोटा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, कब थोड़ा मोटा हो गया है तो वो बोल रहा है कि मैं भी तुम लोग जैसा हो गया हूँ तो मुझे माफ़ करना। ग्लानि से दुबला होने में देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है। मुझे इस बड़े शरीर की व्यवस्था करनी ही होगी, शेरवानी को खुलवाना ही पड़ेगा। मैंने छोटे भाई से कहा है, वह बहुत खुश हुआ और मोहल्ले में जितने लोगों को सूचित कर सकता था कर आया। मेरा भाई मोटा हो गया है। मैं डरा कि अभी लोग आएंगे और कहेंगे, सुना है साहब आप मोटे हो गए, बधाई है, ईश्वर सबको इसी तरह मोटा करे, है ना। मेरे भाई को मैं कह दिया हूँ कि शेरवानी दूंगा, तो क्या है, वो जाके सब जगह बोल दिया है कि मेरा भाई मोटा हो गया है ना, तो सब आके मुझे क्या है बधाई देंगे कि मोटा हो गया है ना।
लेकिन शाम तक मैंने लज्जा भाव को जीत लिया। इसमें क्या शर्म की बात है? मोटा हुआ है तो मेरा ही शरीर हुआ है, मेरे कारण कोई दूसरा तो मोटा नहीं हुआ है। मैं इशारे से इस उपलब्धि को बताने भी लगा। दोस्त ठंड की बात करते तो मैं बीच में कह देता, हाँ ठंड सिर पर आ गई है और हमारे गर्म कपड़े छोटे पड़ गए, बटने नहीं लगती। 2-3 दिनों में यह बात फैल गई और मेरे बुजुर्ग रिश्तेदार यह कहते मेरे घर आए, लड़के ने बताया कि तुम मोटे हो गए हो। मैंने सोचा चलो देख आए, है ना। दुर्बलता का मैं भी अभ्यस्त हो गया था। गर्वपूर्वक दुबला रह लेता था। कोई ऋषि मोटा नहीं हुआ, वे सब सूखे और क्रोधी होते थे। कोई उनके चरण न छुए तो उसे साप देकर बंदर बना देते थे। पर न मैं वैसा दुबला था न वैसा क्रोधी। मैं आजन उभुज और आकंठ टांग वाला हूँ, यानी बैठने में टांग कंठ तक आ पहुँचती है। सोचता था भुजाओं और टांगों का जो अतिरिक्त भाग है वह बाकी शरीर में चिपका दिया जाए तो ठीक हो जाए। पुराने ज़माने में सुंदरियों के लिए ऐसी सर्जरी होती होगी कि इस अंग का कुछ काट कर उस अंग में चिपका दिया जाए। प्रमाण चाहिए तो बिहारी की यह पंक्ति काफ़ी है। कटी को कचन कोटी है, कुचन मध्य धरी दीन। इसमें दोनों ठीक हो गए। एक और तरह की सर्जरी है जिसमें बिना चाकू पेट काटा जा सकता है। वर्तमान सभ्यता में इस रक्तहीन सर्जरी ने काफ़ी उन्नति की है। जो 10-5 के पेट काट सके उसका पेट बड़ा हो जाता है। वे सारे पेट उसके पेट में चिपक जाते हैं। इस विद्या के विद्यालयों में मुझे प्रवेश नहीं मिला, वरना मैं भी यह सर्जरी सीख लेता और पेट चढ़ा लेता। यूँ हमारी पूरी दार्शनिक ट्रेनिंग देह के खिलाफ जाती है। देह की सेवा बड़ी हीन बात मानी गई। 2-3 साल पहले एक मठाधीश स्वामी जी ने हमें यह बहुत अच्छी तरह समझा दी थी, है ना। एक बात बहुत अच्छी तरह समझा दी थी। वे अच्छे पुष्ट और गौरव वर्ण सन्यासी थे। तख्त पर बैठे थे और देह की तुच्छता पर ऐसा जोरदार प्रवचन कर रहे थे कि हमें अपने शरीर से घृणा होने लगी थी। अच्छे उपदेशक वे हैं जो अच्छे से अच्छा चीज़ के प्रति नफरत पैदा कर देते हैं। वह कह रहे थे, यह मलमूत्र की खान, यह गंदा शरीर मिथ्या नाशवान है, क्षणभंगुर मूर्ख इसे स्वादिष्ट पकवान खिलाते हैं, इसे सजाते हैं, इस पर इत्र चुपड़ते हैं। वे भूल जाते हैं कि एक दिन यह देह मिट्टी में मिलेगी, इसे कीड़े खाएंगे। इतने में एक सेवक केसरिया रबड़ी का गिलास लाया और स्वामी जी ने उसे गटक लिया, है ना। जो देखो सिखा रहा था, भाषण दे रहा था, ऐसा ये करना नहीं है, ऐसा नहीं करना है ना, और ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। वही क्या है, कौन लेके आया? एक केसरिया रबड़ी का गिलास लाया और उसे क्या है, स्वामी पी लिए, है ना। मेरे पापी मन में शंका उपजी, है ना। पर पास में बैठे एक भक्त ने समझा, यह मत समझ लेना कि स्वामी जी स्वादिष्ट रबड़ी खाते हैं। अरे वे तो कीड़े मकोड़े के खाने के लिए देह को पुष्ट और स्वादिष्ट बना रहे हैं। इस मृत देह को कीड़े खाए तो उन्हें भी मज़ा आ जाए, यही सोचकर स्वामी जी रबड़ी पीते हैं। श्रद्धाहीन सोचते हैं कि स्वामी जी माल खाते हैं, यह नहीं जानते कि वे तो कीड़ों के लिए डिनर बनाने में लगे हैं। वह देश आज काम आया। संतोष भी हुआ कि अगर स्वामी जी का मेनू पहले दर्जे का हो तो मेरा भी दूसरे का तो हो ही गया। मैं मिथ्या गर्व से बच गया। जो खुशी थी वह लोगों के सवालों ने छीन ली। लोग पूछने लगे, मोटे हो रहे हो, क्या बात है? मैं क्या जवाब देता? कह दिया, स्वास्थ्य का ख्याल रखता हूँ। वह जो स्वामी शिवानंद की किताब है ना, उसी के मुताबिक चल रहा हूँ। उसमें लिखा है, समय पर भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, आधी रात तक नहीं जागना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, मदिरा और आदि मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, मिर्च मसाले नहीं खाना चाहिए, मन में बुरे विचारों को नहीं आने देना चाहिए। किसी को संतोष नहीं हुआ, है ना। मतलब यह जवाब जब मैं दिया कि मोटे होने का कारण बताया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहते मजाक छोड़ो, है ना। लोग कह रहे हैं कि मजाक छोड़ो, सच बताओ, मोटे क्यों हो रहे हो। पीठ पीछे जब कोई यह प्रश्न करते हैं तो वह कटीला हो जाता है ना।
वे आपस में कहते, वह आजकल मुटा रहा है, क्या बात है। मैं इस सवाल से घबरा उठा। मैं जब दुबला था तब किसी ने प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि वह शख्स दुबला क्यों है। किसी ने संविधान नहीं देखा कि इसमें नागरिकों की कर्तव्यों में दुबला होना लिखा है या नहीं। हम सब ने दुबले होने को अपनी नियति मान लिया है। कोई मोटा हो जाता है तो 1000 अंगुलियां उठने लगती है। लोग यह समझ रहे थे कि या तो मैं गांजा शराब के स्मगलिंग में लगा हूँ, या किसी संस्था का मंत्री बनकर चंदा खा रहा हूँ, या कहीं से काला पैसा ले रहा हूँ, या घूसखोरी के लिए किसी का एजेंट हो गया हूँ। रोटी खाने से कोई मोटा नहीं होता, चंदा घूस खाने से मोटा होता है। बेईमानी के पैसे में ही पौष्टिक तत्व बचे हैं, है ना। पिछले 17 सालों में मोटे होने वाले ने ऐसी परंपरा डाली है कि ईमानदार को मोटे होने में भी डर लगता है, स्वस्थ रहने की हिम्मत नहीं होती, है ना। पिछले 17 सालों से क्या है, मोटे होने वाले ने ऐसी परंपरा डाल दी है ना। भ्रष्टाचार करके सब भ्रष्टाचार कर करके पैसे खा रहे हैं, वही लोग क्या है आराम से जीवन जी रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। तो इससे क्या है, अच्छे जो ईमानदार गरीब लोग हैं वो अगर मोटा भी जाते हैं तो उन्हें उस मोटे होने में डर लगता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताए, है ना, कि जानकी जिनकी तोंदे इन 17 सालों में बढ़ी है, जिनके चेहरे सर्व सुख हैं, जिनके शरीर पर मांस आया है, जिनकी चर्बी बढ़ी है, उनके भोजन के प्रयोगशाला में विश्लेषण करके पता चला है कि वे अनाज नहीं खाते, वे चंदा घूस काला पैसे दूसरे की मेहनत का पैसा या पराया धन खाते हैं। इसलिए जब कोई मोटा होता दिखता है तो सवाल उठते हैं, कोई विश्वास नहीं करता कि आदमी अपनी मेहनत से ईमान का पैसा कमाकर भी मोटा हो सकता है। बेईमानी की तरह यह थोड़ा सा मांस मेरे ऊपर चिपक गया है। मेरे दुश्मनों, एक वैज्ञानिक तथ्य तुम्हारे सामने है, मैं मोटा होकर कमज़ोर हो गया हूँ। मेरी बदनामी उड़ाने का ऐसा सुनहरा अवसर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम जल्दी करो, मेरा क्या ठिकाना है। मैं 4 दिनों बाद फिर दुबला हो जाऊँगा, तब तुम हाथ मलते रह जाओगे, है ना। धन्यवाद दोस्तों। यहीं पे बेईमानी की परत निबंध का अंत होता है ना, जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्य निबंध है। परसाई जी का बहुत ये व्यंग्य निबंध है ना।